Hello everyone, welcome to the Daily Hindu Analysis that we've been doing since the past couple of months, wherein we try to make sure that you are able to understand the complex topics that are coming in your newspapers every day, and so that you can understand those topics, and eventually it helps you in acing your CLAT, CUET or IPMAT entrance examination, right? Without wasting any time, look at the first article. So it says 2 rate GST to kick in on September 22. Now let us understand this. देखो, यहाँ पे होता है सिटीजन. कौन होता है? सिटीजन. और यहाँ पे बैठा है स्टेट. स्टेट मतलब गवर्नमेंट से भी रिप्लेस कर सकते हो इसको इन अ लूज टर्म. तो गवर्नमेंट लेट्स से नाउ द सिटीजन इज गिविंग द स्टेट वोट. हम स्टेट को, गवर्नमेंट को वोट देते हैं, साथ में हम सिटीजन स्टेट को टैक्स भी देते हैं, और बदले में स्टेट हमें देता है लॉ एंड ऑर्डर और साथ में वेलफेयर. यही तो होता है ना? आप गवर्नमेंट को टैक्स देते हो, वोट देते हो, सरकार चुनते हो, बदले में सरकार आपको वेलफेयर स्कीम्स के थ्रू, लाइक मिड डे मील स्कीम्स, है ना, लॉट ऑफ स्कीम, पीएम किसान स्कीम्स के थ्रू द गवर्नमेंट ट्राइज टू गिव यू सर्टन बेनिफिट्स. ऑल्सो द गवर्नमेंट मेक श्योर दैट देयर इज प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर. आज हम बात करेंगे टैक्स के बारे में. अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कुछ तो टैक्स इम्पोज करती है. अब क्योंकि इंडिया एक फेडरल पॉलिटी है. व्हाट इज़ अ फेडरल पॉलिटी? फेडरल पॉलिटी का मतलब होता है जहाँ पे गवर्नमेंट इज देयर एट मल्टीपल लेवल्स. इंडिया में आप देखो, वी हैव द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो एंड वी हैव द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑल्सो, है ना. इज अ प्योर फेडरल कंट्री. यूके इज अ यूनिटरी कंट्री जहाँ पे गवर्नमेंट एक ही लेवल पे होती है. इंडिया इज अ फेडरल कंट्री. So the central government will also impose certain taxes on the citizens, and the state government shall also impose certain tax on the citizens. चलो, 2017 से पहले तक, आई एम टॉकिंग अबाउट years prior to 2017, इंडिया में वी हैड मल्टीपल टैक्सेस लाइक एंटरटेनमेंट टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, गिफ्ट टैक्स, है ना, सेल्स टैक्स. ऐसे मल्टीपल टैक्सेस थे, मोर देन 40 टैक्सेस. व्हाट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिड इज दैट इट मेड अ यूनिफॉर्म टैक्स लॉ फॉर द कंट्री. तो जीएसटी एक्ट लिया है कि भाई आप एक ही सोर्स पे एक ही टैक्स दो, इतने सारे टैक्सेस भूल जाओ और जीएसटी पे कर दो. नाउ दिस जीएसटी विल गो टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट इस जीएसटी में से कुछ रेशियो में हिस्सा किसको दे देगा? स्टेट गवर्नमेंट्स को. या फिर स्टेट गवर्नमेंट अपना खुद का जीएसटी ले लेगी, बट जीएसटी एक यूनिफाइड टैक्स आ गया. वन नेशन वन टैक्स, यूनिफाइड कोड ऑफ टैक्सेशन, यूनिफाइड टैक्सेशन फॉर द कंट्री. अब यहाँ पे याद रखेंगे दैट योर एक्साइज ड्यूटी, पेट्रोलियम, डीजल, ऑल ऑफ दीज विल नॉट कम अंडर जीएसटी. ये तो आज भी लगते हैं और ये स्टेट गवर्नमेंट्स लगाती हैं. इसीलिए यू विल फाइंड डिफरेंट स्टेट्स में द रेट ऑफ पेट्रोल इज डिफरेंट, बिकॉज द टैक्सेस इम्पोज आर बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स विच आर डिफरेंट इन डिफरेंट स्टेट्स. अब जीएसटी में ना, द सेंट्रल गवर्नमेंट वॉज टेकिंग द पावर ऑफ स्टेट्स. यहाँ पे सेंट्रल बोल रहा है ना, मैं टैक्स ले लूंगा, वन नेशन वन टैक्स, तुम्हारा पावर ले लूंगा स्टेट का. तो अब ये टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स लेगी और स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लेगी. ये पावर दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में. अब क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया गया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट्स की परमिशन लेनी पड़ेगी. एंड फाइनली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होगा जिससे इंडिया में जीएसटी इंप्लीमेंट हो जाएगा फ्रॉम 1 जुलाई 2017. और जीएसटी में हम देश में 5 स्लैब्स इंट्रोड्यूस करेंगे. वन वॉज ऑफ 0%. तो कुछ प्रोडक्ट्स पे 0% जीएसटी है, कुछ पे 5 था, कुछ पे 12 था, कुछ पे 18 था, और कुछ पे क्या था? 28% प्लस सेस. नाउ सेस इज अ टैक्स ऑन टैक्स. सेस गोज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. जितना भी सेस वसूला जाता है वो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है. उसमें इट डज नॉट हैज टू शेयर एनीथिंग विद द स्टेट गवर्नमेंट. अब अभी क्या हुआ? अच्छा, इसके साथ में अब क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होगा, हमने स्टेट का पावर्स छीन लिया, तो हमें एक बॉडी बनानी पड़ेगी विच विल बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी विच विल बी कॉल्ड एज जीएसटी काउंसिल. कॉन्स्टिट्यूशन उनका पावर छीन लेते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट गवर्नमेंट्स हैव बीन गिवन दिस पावर टू impose certain taxes which the central government was taking. So a constitutional amendment act had to be passed. Up now, since you are taking a constitutional power, you have to make a body which is also constitutional to look after all of it. इसीलिए हम बनाएंगे एक जीएसटी काउंसिल mentioned in article 279 A of the Indian Constitution, which means GST council is a constitutional body. Very important. अब इस जीएसटी काउंसिल का हेड बना दिया हमने अपने फाइनेंस मिनिस्टर को. अब इस जीएसटी काउंसिल का कॉम्पोजिशन क्या होगा? So who all would be sitting into it? So we would be having the finance minister of India with either the CM of states या फिर इनका कोई रिप्रेजेंटेटिव. यूजुअली रिप्रेजेंटेटिव को ही सेंड करते हैं, है ना. तो अगर हमें अब कोई जीएसटी स्लैब में चेंज करना है, सो लेट्स से शर्ट्स पे 18% जीएसटी लग रहा है, मुझे 12% करना है, तो आई हैव टू टेक परमिशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल.
किसी चीज़ पे 5%, फ्लेवर्ड मिल्क पे 12% जीएसटी लग रहा है, आई नीड टू मेक श्योर दैट इट गोज इनटू 5% और लेट्स से द 0% स्लैब, आई विल हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द जीएसटी काउंसिल। गॉट इट। अब इसकी 56th मीटिंग हुई और इस 56th मीटिंग में बोला गया, जैसा कि पीएम मोदी ने 15 अगस्त को 2025 में फ्रॉम रेड फोर्ट बोला था कि मैसिव चेंजेस वुड बी देयर इन द जीएसटी ऑफ द कंट्री। तो इसी को देखते हुए निर्मला सीतारमन जी हैज सेड नाउ देयर वुड बी टू स्लैब्स, वन ऑफ 5% एंड वन ऑफ 18%। इसके साथ में लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक इंश्योरेंस हैव बीन, इंश्योरेंस हो गया, आपका हेल्थ हो गया, ये सारी चीज़ों पे हमने जीएसटी। न्यूज़ ये है, you have to understand this, remember what GST council is, the main crux that you should remember from it is the GST council। आपको याद रखना होगा इसका हेड होता है फाइनेंस मिनिस्टर, इसका कॉम्पोजिशन, इसका आर्टिकल एंड ऑल्सो द टू स्लैब्स नाउ। अच्छा, इसके साथ में एक स्लैब और आया है विच इज़ ऑफ 40%, जिसमें वी आर इंक्लूडिंग सिन टैक्स। सिन क्या होता है? सिन इज समथिंग विच यू शुड नॉट डू, समथिंग लाइक इफ यू आर यूजिंग tobacco, let's say if you are using a luxury car, if you are using some sort of a soft drink, तो ये सारे are said to be sin because either you are polluting yourself by consuming all of this or you are polluting the environment also in a way। आप कोल बंद कर रहे हो, पेट्रोल बंद कर रहे हो, क्या पेट्रोल तो वुड कम अंडर दिस एक्साइज, नो? चलो, तो यहाँ पे सिंटैक्स आया है कुछ चीज़ों पे, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स वगैरह पे, टोबैको पे, दिस सिंटैक्स वुड बी ऑफ 40%। तो आपको इतना पढ़ना चाहिए इस टॉपिक में एंड दैट वुड सफाइस। चलो, तो वेलकम टू वाटर डे ऑफ 4th September 2025। तो द फर्स्ट न्यूज़ इज अबाउट कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड। अब न्यूज़ क्या है इस चीज़ को समझो। तो इट इज़ अबाउट कोकोनट। अब कोकोनट न्यूज़ में क्यों आया? क्योंकि अभी रिसेंटली 2 सितंबर को हमने बनाया वर्ल्ड कोकोनट डे। वाई डज कोकोनट बिकम सो इम्पॉर्टेंट? सो कोकोनट तो मल्टीपल यूजेस हैं कोकोनट के। फिर इसके बाद अलॉट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, इंडिया के बहुत सारे फार्मर्स आर डिपेंडेंट ऑन कोकोनट्स। इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए इसके साथ में इंडिया ऑल्सो एक्सपोर्ट्स अलॉट, तो अलॉट ऑफ बिजनेस मैन आर इन्वॉल्व, ट्रेडर्स। ये सारे इंटरेस्ट को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर एक बोर्ड बनाया विच इज़ कॉल्ड एज ए कोकोनट बोर्ड। अब अगर आप नोटिस करोगे तो आई हैव टोल्ड यू अबाउट कॉफ़ी बोर्ड, अबाउट कॉटन बोर्ड। तो यूजुअली जितने बोर्ड्स होते हैं दे आर मोस्टली वर्किंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, but your coconut board works under Ministry of Agriculture and Family Welfare, something you should remember. Now this coconut board has its headquarter in Kochi which is in Kerala। मिनिस्ट्री भी समझ गए। अब करता क्या है कोकोनट बोर्ड? कोकोनट बोर्ड कोकोनट के एक्सपोर्ट को बढ़ाने की कोशिश करता है, कोकोनट के यूजेज या फिर लेट्स से सम सॉर्ट ऑफ आर एन डी में हेल्प करता है, कोकोनट फार्मर्स को दिलाता है नए नए मार्केट्स का एक्सेस टू न्यूअर मार्केट्स। फिर इसके बाद वी ऑल्सो ट्राई टू प्रोवाइड देम चीप क्रेडिट, so they try to help the farmers financially also, है ना? So there are multiple reasons why coconut board or any such board is important for the development of India's economy। इसी को देखते हुए हमारे देश में टी बोर्ड भी है, we have a cotton board, we have a coffee board, we have a jute board, so multiple such boards are there। Focus today is on the coconut board। इतना याद रखोगे क्या? That is it। हाँ ठीक है, चलो let us move on to the next topic। You can supplement this by reading all of this। Now where do you find this? You find this on our app or our Telegram channel। If you are still not into it, if you still not joined, you can give us a call or you can visit from the link given in the description। चलो, so the next news is about the Bharati initiative। देखो क्या है भारती इनिशिएटिव। What is the Bharati initiative? अभी एक चीज़ नोटिस करो, अभी मैंने बताया था, एक चीज़ याद रखो, मोस्ट ऑफ इंडिया इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो हमारा बहुत सारा पॉपुलेशन किस पे डिपेंड करता है अभी भी? एग्रीकल्चर पे। जिस वजह से हमें एग्रीकल्चर में अपना प्रोडक्शन के साथ साथ प्रोडक्टिविटी भी बढ़ानी होगी। हमें अपने फार्मर्स को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एक्सेस करानी होगी, लेटेस्ट सीड्स का एक्सेस देना होगा, लेटेस्ट फर्टिलाइजर्स देने होंगे और लेटेस्ट देना होगा मार्केट एक्सेस, न्यूअर मार्केट एक्सेस, सो दैट दे कैन सेल देयर प्रोडक्ट। वी ऑल्सो हैव टू मेक देम मोर डिजिटली लिटरेट। तो हमें फार्मर्स पे फोकस करना है। अब ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाएँ, इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोशिश करती है कि इन फार्मर्स के जो प्रोड्यूस हैं इनको राइट मार्केट मिले। इफ़ दे गेट द राइट मार्केट, दे गेट द राइट वैल्यू। हो सकता है देश के किसी कोने में आलू 30 रुपये केजी हो और किसी कोने में 70 रुपये केजी।
You have to make sure that this 30 rupee is reaching at this place so that the prices could be balanced out. For this we need to help them. सेम चीज़ हो सकती है, इंडिया में 30 रुपी केजेस मिल रहा और यही आलू अगर आप एक्सपोर्ट कर दो, तो लेट्स से यू कैन एक्सपोर्ट इट एट लेट्स से $5 पर केजी, विच वुड बी रफली अराउंड 400 रुपीज़ पर केजी. तो इसी को देखते हुए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स in the year 1985 launched this authority, or let's say organization, which is called as APIDA. Very important. Now APIDA stands for Agricultural Produce Export Development Authority. तो जो एग्रीकल्चर के प्रोड्यूस है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, so an authority or a regulator who is trying to help you export more and more of agricultural produce, providing you access to newer markets, newer places where your product get the right value at the right place. चलो, तो अपीडा याद रखोगे, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी. वाई? बिकॉज लॉ से बनी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में आती है. इसी तरीके से हमारे देश में फिशरी को प्रमोट करने के लिए, बिकॉज लेट्स नॉट फॉरगेट इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिशेज इन द वर्ल्ड. तो हमारे वहाँ पे फिशेज की बहुत बड़ी प्रोडक्शन होती है. तो हमारे यहाँ लगभग अराउंड 3 करोड़ फार्मर्स आर डिपेंडेंट अपॉन फिशरीज, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्वाकल्चर. तो फिशरीज के एक्सपोर्ट को देखने के लिए गवर्नमेंट हैज मेड दिस ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड एज एमपीडा, which also works under Ministry of Commerce. Now MPDA stands for Marine Produce Port Development Authority. जितने भी marine उनके एक्सपोर्ट करने की अथॉरिटीज या एमपीडा ऑल्सो वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स. तो ये याद हो गया. ऑल्सो रिमेंबर, इस कोकोनट वाले में एक चीज़ याद रखो, ये कोकोनट बोर्ड जो है ना, दिस वॉज स्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1981. चलो, नाउ मूविंग ऑन टू दिस एक्सरसाइज मैत्री. सो एक्सरसाइज मैत्री, मैंने कल एक्सरसाइजेस पे बहुत डिटेल में समझाया था. वाई एक्सरसाइजेज आर रिक्वायर्ड, वाई 2 कंट्रीज और मल्टीपल कंट्रीज परफॉर्म एक्सरसाइजेज, है ना. सो वी टॉक्ड अबाउट मालाबार एक्सरसाइज, लाइनेक्स की बात की थी. वैसे ही एक एक्सरसाइज है मैत्री. इफ यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, प्लीज गो एंड विजिट द यस्टरडेज लेक्चर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेल. तो फिलहाल जिसने भी देखा है, मूविंग ऑन, एक्सरसाइज मैत्री वॉज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड. चलो, कपास किसान आप क्या करेगा? हमें पता है इंडिया में ब्लैक सॉइल बहुत मिलता है. इंडिया का जो डेक्कन पार्ट है, इंडिया का जो डेक्कन पार्ट है, ये वाला डेक्कन पार्ट, प्लेटू वाला पार्ट है, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ ब्लैक सॉइल, है ना, इधर काठियावाड़ वाले रीजन में. सो दिस ब्लैक सॉइल इज फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ समथिंग कॉल्ड एज कॉटन. अब कॉटन के साथ प्रॉब्लम क्या है? कॉटन बिकती बेल्स में है और बिकती मीटर्स में है. कॉटन बिकता बेल्स में है, जो कॉटन फार्मर होता है बेल्स बेचता है कॉटन की, और जो इसका सेलिंग होता है, कपड़े का सेलिंग होता है, इट इज एट इन मीटर्स. So the cotton farmers are not very rich. Now to help these people, the government of India has launched this app called as Kapas. इस ऐप से हम क्या करेंगे? वही सारी चीज़ें जो हम करते आए हैं. ऑल्सो लेट्स नॉट फॉरगेट, इंडिया अलाउज द ग्रोथ ऑफ बीटी कॉटन. अब ये वैसा कॉटन है जिसमें जीन एडिटिंग हो रखी है, तो इंडिया अलाउज इट. कपास किसान ऐप क्या करेगा? वही कपास के किसानों को बेटर मार्केट एक्सेस देगा, उनको बेटर R&D देगा, बेटर टेक्नोलॉजी देगा, बेटर फॉर्म ऑफ सीड्स देगा, बेटर फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल हेल्प देगा, है ना. अच्छा, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज FPOs, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस. ये करते क्या है? फार्मर्स के छोटे छोटे एक सेल्फ हेल्प ग्रुप टाइप के हैं, वेयर इन स्मॉल फार्मर्स कम टुगेदर. लाइक लेट्स फार्मर, बहुत सारे फार्मर्स आ गए, बहुत सारे फार्मर्स आ गए. अब ये इन्होंने ग्रुप बना लिया विच इज कॉल्ड एज FPO. अपने इंटरेस्ट की बात करेंगे, इनको चीप क्रेडिट मिल जाए, अच्छा मार्केट मिले, लाइन में ना लगना पड़े, दे आर एबल टू सेल देयर प्रोड्यूस एट अ गुड कॉस्ट, सो दे फाइट फॉर द फार्मर्स बेनिफिट्स. तो बेसिकली कपास किसान आप हमने समझ लिया, दैट इज इट, नथिंग मोर नथिंग लेस. अच्छा, नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस साइबेरिया टू पाइपलाइन. So we have Sri Lanka here. What do we have to discuss? Give me a second. हाँ, पावर ऑफ साइबेरिया पाइपलाइन. देखो क्या है, रशिया का ये वाला जो रीजन है ना, इसको बोलते हैं फार ईस्ट या फिर साइबेरिया. साइबेरिया वेरी रिच इन गैस, इन गैस और LNG, लिक्विफाइड नेचुरल गैस. एक चीज़ अच्छी है, LNG को बर्न करने से पोल्यूशन कम होता है.
तो जिस भी कंट्री को, इवन पूरे दुनिया को, इंडिया को जैसे नेट जीरो अचीव करना है बाई 2070, नेट जीरो मतलब हम जितना भी कार्बन एमिट करेंगे हम उतना ही कार्बन एब्जॉर्ब करेंगे। चाइना हैज़ टू डू दिस बाई 2060 एंड यूएस हैज़ टू डू दिस बाई 2050। ये इन्होंने खुद के लिए गोल्स बनाए कि हम नेट जीरो अचीव कर लेंगे। नेट जीरो अचीव करना मतलब आप जितना भी कार्बन, आप जितना कार्बन एमिट कर रहे हो आप उतना ही कार्बन एब्जॉर्ब कर दे रहे हो। सो लेट्स से 5 टन ऑफ कार्बन एमिट हुआ, 5 टन ऑफ कार्बन एब्जॉर्ब हुआ, नेट आ गया जीरो। सो इंडिया वांट्स टू अचीव नेट जीरो। तो हमारे देश का कार्बन एमिशन नेट जीरो हो जाना चाहिए 2070 तक। अब चाइना को भी 2060 तक करना है। अच्छा, इधर पैरेलली यू विल फाइंड यहाँ पे रशिया यूक्रेन वॉर तो हो ही रही है। कब से हो रही है? 2022 से हो रही है। नाउ यूएस इज आस्किंग इंडिया टू नॉट टू बाय रशियन ऑयल, क्योंकि रशियन ऑयल खरीदते हो तो रशिया के पास जाते हैं डॉलर्स, या मतलब फाइनेंस, विच हेल्प्स देम फाइनेंस द वॉर अल्टीमेटली। नाउ दिस इज व्हाट यूएस इज क्लेमिंग। ऑल्सो यूएस, अब not what China is doing. Now Russia is able to sell India a lot of oil at a very cheap rate. What Russia is doing is Russia is also trying to sell gas. Now gas they are selling it to China because China also wants to achieve 2060. इसी को देखते हुए पावर ऑफ साइबेरिया पाइपलाइन बनाई गई, जो साइबेरिया मतलब रशिया से निकलेगी और चाइना तक आएगी, फ्रॉम रशिया टू चाइना। अब नाउ सिंस द एससीओ समिट, जो मैंने आपको शायद कल परसों बताया था, आफ्टर द एससीओ समिट रशिया एंड चाइना हैव कम इवन क्लोजर। ऑल्सो आफ्टर द ट्रम्प्स टैरिफ, जो ट्रम्प ने टैरिफ लगाए हैं, उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर जो हो रहा है, ये सारे रीजंस को देखते हुए एंड विद अ लॉट ऑफ जियो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व, मतलब मल्टीपल रीजंस हैं, वी शुड नॉट बी डिस्कसिंग इट हेयर क्योंकि अभी वी हैव टू कवर इट इन द अलॉटेड टाइम नाउ। तो जियो पॉलिटिकल रशियन, ये सारे रीजंस की वजह से रशिया एंड चाइना हैव कम क्लोजर। तो अब ये पावर ऑफ साइबेरिया पाइपलाइन 2 बना रहे हैं, विच वुड ऑल्सो गो फ्रॉम रशिया टू चाइना, बट नाउ दिस पाइपलाइन वुड बी पासिंग थ्रू अ कंट्री कॉल्ड एज मंगोलिया। इससे हमें एक चीज़ और समझ में आती है, मंगोलिया इज़ अ बफर स्टेट। बफर स्टेट कौन होता है? जो दो कंट्रीज़ के बीच में स्टेट होता है। तो इट इज़ अ बफर स्टेट बिटवीन रशिया एंड चाइना, सिमिलर टू नेपाल विच इज़ अ बफर स्टेट बिटवीन चाइना एंड इंडिया। तो यही है पावर ऑफ साइबेरिया पाइपलाइन 2, which shows us that Russia and China are coming even closer, and Russia is trying to sell a lot of gas, natural LNG gas to China, so that now how will this help China? China would get gas at a cheap price. जब चीप प्राइस पे मिलेगा तो उसका फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा, उसको डॉलर्स कम खर्च करने पड़ेंगे, फॉरेक्स बढ़ेगा चाइना का। इसके साथ में रशिया को क्या है? रशिया विल गेट अ गुड मार्केट बिकॉज चाइना इज ऑल्सो विलिंग टू अचीव नेट जीरो बाय 2060। तो रशिया को भी एक मार्केट मिल जाएगा। रशिया, दिस विल हेल्प रशिया अर्न सम गुड फाइनेंस और मनी विच विल अल्टीमेटली हेल्प देम इन, जो भी नहीं करना है, वॉर करना है तो वॉर करेंगे। चलो, so that is it. I hope you had a lot of things to learn from here. If you're liking these sessions and if you know anyone who's preparing for the CLAT CUT or IPMAT entrance examination, you should share this video to the people. Also, if you like it, please share, subscribe, and like to this video. Only if you like it. Also, if you're looking for a full-fledged course to prepare either online or offline, you can give us the number given in the description or somewhere near the video. For now, thank you so much. I'll probably see you on, so tomorrow is Friday. Probably see you tomorrow. Then we shall meet on Monday. Chalo.